हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस 2022 की टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है। ये टेस्ट नंबर आपका 47 है। 46 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट बना रखी है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि एमपीपीएससी, यूकेपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी या फिर सीजीपीएससी या किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए टेस्ट काफ़ी फायदेमंद है। देखिए, 12 जून जो है कि इसका एग्ज़ाम डेट है उत्तर प्रदेश पीसीएस 2022 का। तो आप लोग टेस्ट सीरीज को जो है कि देखा कीजिए और शेयर भी किया कीजिए, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग देखने से पहले आप लोग जो है कि अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, उसके बाद से देखेंगे आप लोग, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। विश्व के सबसे ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं भूमध्य सागरीय जीवों में, विषुवतीय जीवों में, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती जीवों में, समशीतोष्ण वर्षा वन जीवों में। देखिए, विश्व में सबसे ऊंचे वृक्ष जो है कि पाए जाते हैं कहाँ पे, तो वो पाए जाते हैं विषुवतीय जीवों में। बी ऑप्शन आपका सही है। विकिरण ऊर्जा का प्रकाशित है जो किसी पृष्ठ से परिवर्तित होता है, क्या कहलाता है? सूर्यातप, अपवर्तन, ग्रीन हाउस प्रभाव और एल्बिडो। विकिरण ऊर्जा का प्रतिशत है जो किसी पृष्ठ से परिवर्तित होता है, क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका एल्बिडो। डी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, एल्बिडो क्या होता है? ये जो कि किसी भी सतह से विकिरण की गई ऊर्जा का परिवर्तित भाग जो है कि क्या कहलाता है? एल्बिडो कहलाता है। देखिए, पृथ्वी का औसत एल्बिडो कितना है? तो पृथ्वी का औसत एल्बिडो जो है कि 24 से 34% के बीच है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। यरबा माटे क्या है? अर्जेंटीना में चर्म शोधन हेतु प्रयुक्त एक पेड़, ब्राज़ील में एक मवेशी चारा, पराग्वे चाय सदृश एक झाड़ी, मैक्सिको में एक खाद्य वस्तु। देखिए, यरबा माटे ये क्या है? तो ये जो है कि दक्षिणी अमेरिका में जो है कि यरबा माटे नामक पत्तियों को जो है कि क्या बोला जाता है? तो पराग्वे चाय के नाम से जाना जाता है ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन की पराग्वे चाय सदृश एक झाड़ी। निम्नलिखित में से कौन सा लावा पठार नहीं है? ड्रेकेंसबर्ग, कोलंबिया, पराना, अर्मेनिया। देखिए, पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा लावा पठार नहीं है। देखिए, लावा पठार क्या होता है? अगर हम बात करें लावा पठार की, तो ये जो कि लावा के प्रवाह के द्वारा जो पठार बनता है ना, उसको हम लावा पठार कहते हैं, ठीक है। लावा के प्रवाह के द्वारा जो पठार बनता है उसे हम लावा पठार कहते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि लावा पठार नहीं है। देखिए, ड्रेकेंसबर्ग ये जो है कि लावा पठार है, कोलंबिया ये भी आपका लावा पठार है, पराना ये भी लावा पठार है। लावा पठार कौन सा नहीं है? तो ये जो है कि अर्मेनिया जो है कि लावा पठार नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। क्रिस्टालर की केंद्रीयता की संकल्पना आधारित है पदानुक्रम पर, वस्तु परास पर, गुरुत्वाकर्षण के नियम पर, न्यूनतम परास पर। क्रिस्टालर की केंद्रीयता की संकल्पना जो है कि आधारित है किस पर? तो ये आधारित है आपका पदानुक्रम पर। ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए, केंद्रीय स्थान सिद्धांत यह बताता है कि केंद्रीय स्थानों अथवा सेवा प्रदान करने वाली बस्तियों का एक पदानुक्रम होता है जो बस्ती पदानुक्रम के सर्वोच्च स्तर पर होता है और उसकी केंद्रीयता भी सर्वाधिक होती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। विस्तृत व्यापारिक अन्न कृषि निम्नलिखित में से किस एक की विशेषता है? भूमध्य सागरीय प्रदेश, मानसून प्रदेश, पश्चिमी यूरोप, यूएसए का बृहद मैदानी क्षेत्र। देखिए, विस्तृत व्यापारिक अन्न कृषि निम्नलिखित में से किस एक की विशेषता है? तो ये किसकी विशेषता है? तो ये विशेषता है यूएसए का बृहद मैदानी क्षेत्र की। डी ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल प्रदूषण से संबंधित नहीं है? यूट्रोफिकेशन, आयल सिल्क, नाइट्रिफिकेशन, जैव ऑक्सीजन मांग। इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा एक जल प्रदूषण से संबंधित नहीं है। देखिए, जल प्रदूषण से संबंधित देखा जाए तो यूट्रोफिकेशन भी है, ठीक है, ऑयल सिल्क भी है और जैव ऑक्सीजन मांग भी है। ये जल प्रदूषण से संबंधित, बट जल प्रदूषण से संबंधित नहीं है कौन सा? तो ये है आपका नाइट्रिफिकेशन। सी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, अगर हम बात करें नाइट्रिफिकेशन की, तो ये जो है कि बैक्टीरिया के द्वारा अमोनिया का नाइट्रेट के रूप में जैव रासायनिक ऑक्सीकरण जो है कि क्या कहलाता है? तो वो नाइट्रिफिकेशन कहलाता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका सही है।
राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं भारत की संचित निधि से, आकस्मिकता निधि से, राज्य की संचित निधि से, इनमें से कोई नहीं। देखिए राज्यपाल के जो वेतन और भत्ते होते हैं वो कहाँ से दिए जाते हैं, तो वो दिए जाते हैं राज्य के संचित निधि से। ये सी ऑप्शन आपका सही है। देखिए संविधान के अनुच्छेद 202 का 3 के क, ठीक है, 202 के 3 के क, इसके तहत जो है कि राज्यपाल के वेतन और भत्ता तथा उसके पद से संबंधित जो भी मतलब व्यय राज्य से व्यय होते हैं वो जो है कि राज्य के संचित निधि से दिए जाते हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। विधानमंडल के सत्र आरंभ होने के कितने सप्ताह के अंदर यदि राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को स्वीकार करने वाला प्रस्ताव पारित हो जाता है तो वह अधिनियम बन जाता है? 6 सप्ताह के अंदर, 7 सप्ताह के अंदर, 8 सप्ताह के अंदर, 9 सप्ताह के अंदर। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि विधानमंडल के सत्र आरंभ होने के कितने सप्ताह के अंदर जो है कि राज्यपाल के द्वारा जारी जो अध्यादेश होता है उसको स्वीकार करने वाला प्रस्ताव पारित हो जाता है, वह अधिनियम बन जाता है। कितना होगा? देखिए सबसे पहले तो आप ये समझिए कि अध्यादेश होता क्या है। ठीक है, अध्यादेश देखिए राज्यपाल के बारे में बात करें हम तो गवर्नर जो है कि इसका जो है कि अध्यादेश जो है कि 213 के तहत, अनुच्छेद 213 के तहत जारी किया जाता है। और प्रेसिडेंट की हम बात करें तो इनका जो है कि 123 के तहत जारी किया जाता है। ठीक है, जो राष्ट्रपति जी होते हैं 123 और राज्यपाल जी की तरफ से 213। देखिए अध्यादेश होता क्या है, कब जारी किया जाता है? जब संसद का कोई भी सत्र नहीं चल रहा हो। ठीक है, संसद का कोई सत्र नहीं चल रहा है और राज्य में विधानसभा या विधान परिषद का कोई भी सत्र नहीं चल रहा होता है। ठीक है, मतलब सेंटर में आपका संसद का कोई भी सत्र नहीं चल रहा होता है और राज्य में विधानसभा का कोई सत्र नहीं चल रहा होता है, तो उस समय राज्यपाल या राष्ट्रपति को ऐसा लगता है या ऐसा आभास होता है कि कोई नियम कानून जो है कि बनाना बहुत ज़रूरी हो गया है। ठीक है, तो तब जो है कि राज्यपाल हुए और राष्ट्रपति हुए ये क्या करते हैं कि अध्यादेश जारी करते हैं। और ये अध्यादेश जो है कि आपका कितने दिन तक वैलिड रहता है? तो 6 महीना तक वैलिड रहता है। 6 मंथ तक ये वैलिड रहता है। 6 महीना के बाद की बात ये की जा रही है। ठीक है, कि विधानमंडल के सत्र आरंभ होने से कितने सप्ताह के अंदर यदि राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को स्वीकार करने वाला प्रस्ताव पारित हो जाता है तो वो अधिनियम बन जाता है। तो ये हो जाएगा आपका 6 सप्ताह। देखिए 6 माह और 6 सप्ताह आप समझिएगा, ये जो है कि 6 माह उनका जो अध्यादेश जारी होगा तो 6 माह के अंदर जो है कि वो बिल पास करवाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब 6 माह के अंदर तो मान लीजिए कोई ना कोई सत्र होगा ही होगा। और ये सत्र के बाद पूछ रहा है कि विधानमंडल में सत्र आरंभ होने के कितने सप्ताह के अंदर जो है कि, बात समझ रहे हैं ना? तो ये जो है कि 6 माह और 6 सप्ताह में आप लोग कन्फ्यूज मत हुईए, ये हो जाएगा आपका 6 सप्ताह के अंदर। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र विधानसभा उपाध्यक्ष को दे सकता है? अनुच्छेद 179 ख, अनुच्छेद 162 ग, अनुच्छेद 154 ग और अनुच्छेद 146 ख। देखिए पूछा जा रहा है कि संविधान की कौन सा वो अनुच्छेद है जिसके अकॉर्डिंग राज्य की जो विधानसभा का अध्यक्ष होता है वो अपना त्यागपत्र जो है कि विधानसभा के उपाध्यक्ष को दे सकता है। तो किस अनुच्छेद के तहत? तो वो है अनुच्छेद आपका 179 के ख के तहत। बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2016 के संबंध में सही कथन बताइए। इस संशोधित अधिनियम में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए परिवार से जुड़े व्यवसाय को छोड़कर सभी क्षेत्रों में पूर्ण रोक का प्रावधान किया गया है। दूसरा कि यह कानून 14 से 18 वर्ष के किशोरों के खतरनाक व्यवसायों के नियोजन पर भी प्रतिबंध लगाता है। इसमें से कौन सा कथन सही है? देखिए जो बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2016 है इसके बारे में बात की जा रही है। देखिए ये जो अधिनियम है उसमें क्या है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए परिवार से जुड़े व्यवसाय को छोड़ करके सभी क्षेत्रों में पूर्ण रोक का प्रावधान किया है। मान लीजिए परिवार का कोई दुकान चल रहा है, कोई बिजनेस चल रहा है, तो उसमें जो छोटे बच्चे हैं वो मतलब वहाँ पे काम करते हैं तो वो अलग चीज़ है। ठीक है, वही चीज़ें बोला है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए परिवार से जुड़े व्यवसाय को छोड़ करके सभी क्षेत्रों में पूर्ण रोक का प्रावधान किया गया है। मतलब और जगह मतलब भेजा नहीं जा सकता है उसको कहीं काम पर रखने के लिए। वो तो खुद का घर का काम जैसा है कि मान लीजिए अगर कोई बिजनेस चल रहा है, कुछ दुकान वगैरह है तो वो बंदा रह जाता है छोटा बच्चा, लेकिन उससे मतलब उसको छोड़ करके
अन्य सभी क्षेत्रों में इस पे जो है कि रोक का प्रावधान किया गया है। सही है आपका। दूसरा है कि यह कानून 14 से 18 वर्ष के किशोरों के खतरनाक व्यवसायों में नियोजन पर भी प्रतिबंध लगाता है। बिल्कुल सही है, ठीक है। जो बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2016 है उसके अकॉर्डिंग जो है कि ये दोनों सही है। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, 1 और 2 दोनों सही है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? पूर्व सोवियत संघ, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। देखिए पूछा जा रहा है कि भारत का जो संविधान है उसमें मूल कर्तव्यों का भी वर्णन किया गया है। वो मूल कर्तव्य जो है कि किस देश के संविधान से लिया गया है इसके बारे में बताना है आपको। देखिए मूल कर्तव्य जो है कि आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ था कब? 1976 में। 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। उसमें जो है कि संविधान का भाग जो है कि 4 का क व जो है कि 51 का क जोड़ा गया इसमें, ठीक है। और ये जोड़ करके 10 मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया, ठीक है। कितने मौलिक कर्तव्यों का? तो 10 मौलिक कर्तव्यों का उस टाइम पे समावेश किया गया, ठीक है। लेकिन आज के डेट में देखा जाए तो कितने मौलिक कर्तव्य हैं आपके? तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है। 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 11वां मौलिक कर्तव्य आपको बताना है मुझे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और ये सब सारी चीज़ें कहाँ से ली गई? तो ये पूर्व सोवियत संघ से लिया गया, ठीक है। अच्छा, इसके लिए जो ये मूल कर्तव्य के लिए, मौलिक कर्तव्य के लिए एक कमेटी भी गठित की गई थी। वो जो है मतलब किसकी मतलब कमेटी कह रहे हैं, किसकी संस्तुति पे ये जो है कि मूल कर्तव्य शामिल किए गए? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और 11वां मूल कर्तव्य आपका क्या है ये भी बताना है आपको, ठीक है। सुचेता कृपलानी जो कि भारत के राज्य उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला थी, वह उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री किस वर्ष बनी थी? 1963 में, 1968 में, 1972 में, 1977 में। देखिए सुचेता कृपलानी जी ये जो है कि उत्तर प्रदेश की ही नहीं पूरे भारत में जो है कि ये पहला मुख्यमंत्री हैं सुचेता कृपलानी जी, ठीक है। और ये कब बनी थी मुख्यमंत्री? तो ये बनी थी आपका कब? ये जो है कि 2 अक्टूबर 1963 से 14 मार्च 1967 तक थी, ठीक है। 1963 से 1967 तक ये उत्तर प्रदेश की क्या थी? मुख्यमंत्री थी। देखिए पहला राज्यपाल के बारे में बात करें उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश की पहला राज्यपाल जो है कि महिला थी। कौन थी? तो सरोजिनी नायडू जी थी, ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार यह व्यवस्था की गई है कि यदि किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या राष्ट्रपति को समाधान हो जाए कि उस राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। उस राज्य का शासन अपने हाथों में ले सकता है। तो वह कौन सा अनुच्छेद है? किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग जो है कि ये कर सकता है? देखिए अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगता है, राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलता है या फिर उसको जो है कि राज्य का शासन संबंधी उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है, अगर राज्यपाल ऐसा बताता है राष्ट्रपति को, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति जो है कि आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? तो वो है अनुच्छेद आपका 356 अनुच्छेद। ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। 356 के अनुसार जो है कि वहाँ पे आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राजतंत्र में शामिल हैं ग्राम सभा, पंचायती समिति, जिला परिषद। दूसरा कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, जनपद पंचायत, तालुका पंचायत, अंचल पंचायत, इनमें से कोई नहीं। देखिए त्रिस्तरीय पंचायती राजतंत्र में शामिल है क्या? देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो है कि 1957 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में जो है कि ग्रामोद्धार समिति का गठन किया गया, ठीक है। और इसी समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था, उसमें क्या था कि ग्राम लेवल पे ग्राम पंचायत होना चाहिए, ठीक है। ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति होना चाहिए और जिला लेवल पे जो है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद होना चाहिए। तो ये किसने मतलब त्रिस्तरीय पंचायती समिति का मतलब सजेशन दिया था? तो ये दिया था आपका बलवंत राय मेहता समिति में 1957 में। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किसे अभिलेख न्यायालय कहा जाता है? केवल उच्च न्यायालय को,
केवल उच्चतम न्यायालय को, उच्च एवं उच्चतम न्यायालय दोनों को, एंड जनपद न्यायालय को। देखिए क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे जो है कि अभिलेख न्यायालय कहा जाता है। ठीक है, मतलब ये जो है कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड किसको कहा जाता है। तो देखिए संविधान में आपका जो है कि 129 अनुच्छेद जो 129 है उसके अकॉर्डिंग जो है कि सर्वोच्च न्यायालय को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड मतलब अभिलेख न्यायालय बनाया गया है। ठीक है, 129 के अनुसार किसको, ये जो है कि सर्वोच्च न्यायालय को, और अनुच्छेद 215 के तहत, अनुच्छेद 215 के तहत जो है कि उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय बनाया गया है। 129 सुप्रीम कोर्ट, 215 हाई कोर्ट। ठीक है, इनको बनाया गया है। तो इसका मतलब कि उच्च एवं उच्चतम न्यायालय दोनों को बनाया गया है। ठीक है, देखिए इनके पास ना ऐसी न्यायालय की सभी शक्तियाँ होंगी जिसमें स्वयं की अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति भी शामिल है इसमें। ठीक है, ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। न्यायिक पहल द्वारा, संविधान संशोधन द्वारा, संसदीय एक्ट द्वारा, इनमें से कोई नहीं। देखिए जनहित याचिका, इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। तो इसकी शुरुआत जो है कि न्यायालय पहल के द्वारा किया गया था, न्यायिक पहल के द्वारा। ए ऑप्शन आपका सही है। निर्वाचन आयोग का कार्यकाल अधिकतम कितने वर्ष का होता है। 6 वर्ष का, 4 वर्ष का, 5 वर्ष का, 7 वर्ष का। देखिए पूछा जा रहा है कि निर्वाचन आयोग का कार्यकाल के बारे में, कि निर्वाचन आयोग का कार्यकाल अधिकतम कितने वर्ष का होता है। देखिए अगर हम बात करें निर्वाचन आयोग की, तो संविधान में निर्वाचन आयोग के बारे में 324 अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है। ठीक है, देखिए निर्वाचन आयोग जो है कि एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है और इसकी स्थापना कब किया गया था। तो इसकी स्थापना 25 जनवरी कब 1950, 25 जनवरी 1950 को इसका स्थापना किया गया था। देखिए पहले निर्वाचन आयोग कौन थे। तो पहले निर्वाचन आयोग जो कि सुकुमार सेन जी थे। आज के डेट में कौन निर्वाचन आयोग है, भारत का निर्वाचन आयोग कौन है, ये आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इसके कार्यकाल के बारे में अगर हम बात करें तो इसका कार्यकाल जो है कि 65 वर्ष या 6 वर्ष होता है। ठीक है, जो भी पहले हो जाए इन दोनों में तो वो रिटायर्ड हो जाते हैं। अगर 6 वर्ष पहले हो जाता है तो वो रिटायर हो जाते हैं, अगर 65 वर्ष पहले हो जाता है तो वो रिटायर हो जाते हैं। देखिए 6 वर्ष और 65 वर्ष का कंसेप्ट क्या है कि अगर मान लीजिए कोई 50 वर्ष पे बन गया निर्वाचन आयोग, ठीक है 50 वर्ष पे, तो 50 वर्ष प्लस 6 वर्ष कितना हो गया, 56 वर्ष में वो रिटायर्ड हो जाएगा। अगर कोई बनता है कितने वर्ष पे, अगर बनता है कोई 62 साल पे, ठीक है 62 साल पे अगर वो बनता है तो वो 3 साल में रिटायर्ड हो जाएगा। मतलब जो पहले हो जाएगा उस पे वो रिटायर्ड हो जाएगा। आप लोग बात समझ गए होंगे। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। निर्वाचन आयोग के आयुक्तों को पद से हटाने का प्रावधान से संबंधित सही कथन बताइए। निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसलिए वैधानिक रूप से निर्वाचन आयुक्तों को हटाने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त स्वतः संज्ञान लेते हुए निर्वाचन आयुक्तों को नहीं हटा सकता। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया उसी प्रकार है जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। देखिए बात की जा रही है निर्वाचन आयोग की, इनके पद से हटाने का प्रावधान से संबंधित सही कथन बताना है। देखिए निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, बिल्कुल सही है। इसलिए जो है कि वैधानिक रूप से निर्वाचन आयुक्तों को हटाने की शक्ति किस में निहित है, तो राष्ट्रपति में निहित है। देखिए राष्ट्रपति के द्वारा जो निर्वाचन आयोग होते हैं उनकी नियुक्ति जो है कि राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और हटाने की जो शक्ति भी है वो राष्ट्रपति में ही निहित होती है। बिल्कुल सही है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त स्वतः संज्ञान लेते हुए निर्वाचन आयुक्तों को नहीं हटा सकते हैं। बिल्कुल सही है कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं वह स्वतः संज्ञान लेते हुए जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनको नहीं हटा सकते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया उसी प्रकार है जैसे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। देखिए इनका प्रोसेस वही है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनको हटाया जाता है, सेम उसी प्रोसेस से मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी कथन क्या हैं, सत्य हैं। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था पिछले वीडियो में कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा समुद्री जल में अधिक लवणता के लिए उत्तरदायी है। निम्न वाष्पीकरण, निम्न तापमान और निम्न वर्षा। उच्च वाष्पीकरण, उच्च तापमान एवं निम्न वर्षा। उच्च वाष्पीकरण, निम्न तापमान एवं निम्न वर्षा। निम्न वाष्पीकरण, उच्च तापमान एवं निम्न वर्षा।
देखिए इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा समुद्री जल में अधिक लवणता के लिए उत्तरदायी है। तो इसके लिए उत्तरदायी है आपका कौन सा? देखिए उच्च वाष्पीकरण, उच्च तापमान और निम्न वर्षा, ये इसकी अधिक लवणता के लिए उत्तरदायी है। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन है कि निफ्टी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सूचकांक से, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सूचकांक से, उपभोक्ता कीमत सूचकांक से, इनमें से कोई नहीं। निफ्टी की बात की जा रही है, निफ्टी इसमें से किससे संबंधित है ये जो है कि आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो यहाँ भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25। फेसबुक एक मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, और फेसबुक एक मेरा ग्रुप है यूपी PCS 2022, और ये टेलीग्राम का लिंक है। इन सब सारे जगहों पे कनेक्ट हो जाइए। इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक किया कीजिए, कमेंट्स किया कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर किया कीजिए कि आपको दोस्तों को भी फ़ायदा हो। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताया कीजिए डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।